सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जैसे कि आज हमारी लास्ट क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, ठीक है, जो कि 5 नंबर का आता है। और इसमें जो एक्सपेक्टेड है कि एक एमसीक्यूज आए और एक थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए, या तो जो है ना एक ही सवाल आ जाए जिसके अंदर 5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए। सर इसके अंदर जो स्टार्टिंग बात हो रही है कि डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ क्या चीज है भाई? लॉ जो है ना एक सेट ऑफ रूल्स होता है, एक ऐसा कानून बनाया जाता है जिसको देख के लोगों को चलना होता है। जैसे कि क्यों बनाया जाता है सर लॉ को? इस वजह से बनाया जाता है, जैसे अगर रूल्स नहीं होंगे ना, जैसे कि मैंने क्या किया कि भाई हमारा एक अपना, हम दोस्तों ने, बैचलर्स दोस्तों ने मिलके ना एक क्या कर लिया, घर खरीद लिया। तो उसके अंदर हमने ना कुछ रूल्स बना लिए कि सुबह 11 बजे तक नाश्ता करना है या शाम के 7 बजे तक डिनर बन जाएगा। तो ये एक ना रूल्स बना लिया। तो सर इसी तरीके से ना एक मुल्क को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए भी ना रूल्स होते हैं। ट्रैफिक रूल्स हो गए सर, उसके अलावा कंपनीज के रूल्स हो गए, ओवरऑल जो भी रूल्स होते हैं ना वो सारे लॉ में खत्म होते हैं। सेट ऑफ रूल्स बोल सकते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? जैसे सारे सर मसले खत्म हो जाएं, उसके अलावा जो लोग हैं ना वो सही अंदाज में बिहेव कर सकें। और सर लॉ जो होते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं सर? लॉ के टाइप्स होते हैं सर, जैसे कि सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ठीक है ना, बिजनेस लॉ, ठीक है ना। अब सर बात ये है कि यहाँ पे आपको बताया जाएगा मर्केंटाइल लॉ क्या है। मर्केंटाइल लॉ के अंदर सर कॉन्ट्रैक्ट एक कवर होता है, पार्टनरशिप एक कवर होता है, सेल ऑफ गुड एक, जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये चीजें कवर होती हैं, ठीक है। उसके अलावा सर चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा लॉ क्यों पढ़ रहा होता है सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा लॉ इस वजह से पढ़ रहा होता है, जैसे कि आगे चल के जब आप कंपनी के सीएफओ वगैरह बन जाएंगे या कंपनी के फाइनेंस के मसले डील कर रहे होंगे, तो साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी रोज कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, किसी सप्लायर से चीज खरीद रहे हैं आप, किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो उसके नेचर में अगर कोई भी मसला हो जाता है कंपनी के नॉर्मल केसेस में, बिजनेस के नॉर्मल केसेस में लॉ की डीलिंग आ रही होती है, तो लॉयर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लॉ का पता होना चाहिए। उसी के साथ सर प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ अप्लाई होता है, ये सारी चीजें आगे आ जाएंगी। अब मेन चीज यहाँ पे आ रही है सर, पाकिस्तान के अंदर जो लॉ बना हुआ है सर, वो 4 चीजों में बना हुआ है, 4 चीजों में, सोर्सेज ऑफ लॉ। 4 सोर्सेज हैं जिनकी वजह से लॉ बना हुआ है सर। एक लेगिस्लेशन। सर लेगिस्लेशन क्या होता है? जैसे कि अगर देखो कोई भी अमेंडमेंट पास होने वाली होती है, कोई भी बिल पास होने वाला होता है, कोई भी लॉ, जैसे 18 अमेंडमेंट सुना आपने, 17 अमेंडमेंट, या कोई भी लॉ पास होने वाला होता है, तो पार्लियामेंट के थ्रू पास हो रहा होता है। जैसे कि सर पहले लोअर हाउस, ठीक है ना, उस नेशनल असेंबली में वो बिल सर अप्रूव हो रहा होता है, मंजूर हो रहा होता है, उसके बाद सेनेट में, जिसको अपर हाउस बोला जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है। तो सर ये क्या होता है कि जैसे ये इन 3 चीजों से अप्रूव होके आ जाता है ना, तो एक ये लॉ बन जाता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद सर प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट ये होता है जिसको कोर्ट ने फैसला दे दिया, जिसके जज ने, कोर्ट के हायर जज ने फैसला दे दिया। जैसे कि देखो, अगर हाई हाई कोर्ट के जज ने फैसला दे दिया, तो हाई कोर्ट से छोटा कोर्ट कौन सा है सर? सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट वाले को मानना पड़ेगा। लेकिन सर हाई कोर्ट के जज से ऊपर वाला जज कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट वाला। तो सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं माने भी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दे दिया तो सर उससे ऊपर तो कोई है नहीं, तो सर हाई कोर्ट वाले को भी मानना पड़ेगा सर। उसके अलावा सर सेशन कोर्ट वाले को भी मानना पड़ेगा। किसी भी केस में दो बंदों के बीच में अगर किसी ने सर सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दे दिया तो वो सबको मानना पड़ेगा, वो लॉ बन जाएगा। सर कस्टम्स क्या है? कस्टम्स वो चीज है कि भाई देखो, कुछ चीजें ना ट्रेडिशन से होती हुई चली आ रही है, ट्रेडिशन से चली आ रही है, और सर वो ट्रेडिशन इतना पुराना हो जाता है कि वो सोसाइटी के अंदर एम्बेडेड हो चुका हो जाता है सर, वो सोसाइटी के अंदर घुस जाता है। तो सर वो जो है ना एक तरीके से लॉ बन जाता है कि भाई हमारे ट्रेडिशन ही कुछ ऐसे हैं। हर कंट्री के, हर सोसाइटी के कुछ ट्रेडिशन होते हैं, वो लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर सर कस्टम क्या है सर? कस्टम है, कस्टम लॉ है शरिया लॉ, जो कि इस्लाम की शरिया है ना, इस्लाम की शरीयत के हिसाब से जो लॉ है सर, वो पाकिस्तान के हिसाब से कस्टम लॉ है, क्योंकि हमारी इस्लामिक सोसाइटी है। तो इस्लाम के कस्टम्स के हिसाब से क्या होता है वो सारी बात है। एग्रीमेंट क्या होता है सर? एग्रीमेंट वो लॉ होता है जो कि दो पार्टीज आपस में, दरमियान में सर, आपस में सेट कर रही होती हैं कि अगर ये हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, ये हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसके अंदर हमारी राइट्स क्या होंगी एक दूसरे की, एक दूसरे के प्रॉमिस क्या होंगे, एक दूसरे की ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ब्रीच क्या होगा, लॉस क्या होगा, वो सारी बातें सोर्सेज ऑफ लॉ में कवर हो जाती है, ठीक है। सर ये डॉक्ट्राइन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडिंग आपके कोर्स में हट चुका है 1.6, ये पूरा का पूरा
सर यहाँ तक हट चुका। अब हम पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ क्या होता है। सर किरिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ में ये हिसाब किताब है। देखो लॉ की ना दो टाइप्स हैं, एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। अभी तक जो हमने पूरा कोर्स पढ़ा ना वो सिविल लॉ होता है, ठीक है ना। सर सिविल लॉ वो लॉ, पहले मैं सिविल लॉ को डिफाइन कर रहा हूँ। सर सिविल लॉ वो लॉ होता है जो कि बंदे और बंदे के दरमियान सर लग रहा होता है। जैसे कि इंडिविजुअल का इंडिविजुअल से मसला, जैसे कि सर इंडिविजुअल का कंपनी से मसला, जो कि नॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स पे ब्रीच हो रहा होता है। ये सर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती, ये रॉन्ग डूइंग्स होती है। रॉन्ग डूइंग्स मतलब कि यार एक सेट ऑफ लॉ चल रहा था, उसमें आपने ये मसला कर लिया, इसके अंदर पनिशमेंट मिल रही होती है, लेकिन सर इसके अंदर ये नहीं होता कि फांसी आ जाएगी, इसके अंदर कोई क्राइम क्राइम इसको ट्रीट किया जाएगा। सिविल लॉ कभी भी क्राइम ट्रीट नहीं हो सकता, ठीक है ना। सिविल लॉ के अंदर सर आपस में जो बंदे होते हैं, इन दोनों के एग्रीमेंट में किसी के मसला हो गया, सर सिविल लॉ में सर अगर केस हो रहा होता है तो क्या एक बंदा दूसरे बंदे पे केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर। सर जो बंदा केस करता है उसको बोला जाता है प्लेंटिफ, ठीक है ना। जो बंदा केस करता है उसको बोला जाता है प्लेंटिफ। जैसे मैंने केस कर दिया इफ्तेशाम पे, तो मैं बन गया प्लेंटिफ। इफ्तेशाम का सर इफ्तेशाम को क्या करना है? डिफेंड करना है, तो इफ्तेशाम बन गया डिफेंडेंट, ठीक है ना। सर सिविल लॉ में अगर इफ्तेशाम में कोई गलती की, कोई सर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो उसको बोला जाएगा ट्रॉट, ठीक है ना। ट्रॉट मतलब रॉन्ग डूइंग्स। सर ये जो है ना लॉ की लैंग्वेजेस है, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? सर क्रिमिनल लॉ ये होता है कि इसमें स्टेट खुद से इन्वॉल्व हो रही होती है। सिविल लॉ में स्टेट सर खुद से इन्वॉल्व नहीं होती। सिविल लॉ अगर आप बख्श भी दो किसी की रॉन्ग डूइंग्स, किसी की ट्रॉट अगर मैंने बख्श दी, जैसे कि फ्रॉड में पढ़ के अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सामने वाले ने फ्रॉड किया, मैंने उसका बख्श दिया, तो सर वो माफ हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है, मैंने उस पर केस नहीं किया। क्रिमिनल लॉ के अंदर जिस बंदे ने क्राइम किया तो स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल हो जाता है, तो स्टेट बीच में आ जाती है। स्टेट बोलती है कि भाई इसने क्राइम किया है, सजा तो इसकी आएगी आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि इसको हम छोड़ दें। याद है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम पढ़ के आए थे कि अगर आप स्टीफिल प्रोसिक्यूशन कर रहे हो, मतलब किसी ने क्राइम किया है, जैसे चोरी करना क्राइम है, और आप उसके खिलाफ केस वापस ले रहे हो, तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि जिस बंदे ने क्राइम किया उसको सजा जरूर मिलेगी मिलेगी, और वो सजा हेवियर किस्म की हो सकती है, ठीक है ना। वो कोई पैसों की पेनल्टी इतनी नहीं लगती, उसमें जेल भी हो सकती है, उसमें फांसी भी आ सकती है, उसमें उम्र कैद भी हो सकती है, उसमें कई सालों की जेल हो सकती है। तो ये सिविल लॉ होता है। तो क्रिमिनल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ में स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस सर वो बंदा आ जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा क्रिमिनल लॉ के अंदर पुलिस खुद इन्वॉल्व हो जाती है। क्रिमिनल लॉ के अंदर सर बर्डन ऑफ प्रूफ, जो मतलब एविडेंस जो चाहिए होता है वो किस में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? सर क्रिमिनल लॉ के अंदर एविडेंस जो चाहिए होता है उसमें ज्यादा अमाउंट का एविडेंस चाहिए होता है, क्योंकि सामने वाले को फांसी की सजा भी हो सकती है, सामने वाले को उम्र कैद भी हो सकती है, सामने वाले को जेल 6-6 10-10 साल की भी हो सकती है। सिविल लॉ के अंदर जो एविडेंस होता है वो रीजनेबल भी हो तो चल जाता है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री भी हो तो चल जाता है। जरूरी नहीं कि 100% ही हो, सर सेटिस्फैक्ट्री भी हो, 70-80% भी हो तो चल जाता है। लेकिन अगर क्रिमिनल लॉ के लिए 100% एविडेंस का होना जरूरी है, एविडेंस तो दोनों का होना जरूरी है, लेकिन उसके अंदर 100% सेटिस्फैक्ट्री होने का जरूरी है। तो सर ये क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ देख लीजिएगा। सिविल लॉ के अंदर कौन कौन से मसले आ सकते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, सर मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ दूसरे से, वो मुझे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, बाद में सेल नहीं कर रहा। सर एम्प्लॉयमेंट लॉ, मेरा मेरा मैनेजर एम्प्लॉयर मुझे तनख्वाह सही से नहीं दे रहा, ठीक है ना। सर उसके अलावा मैंने एम्प्लॉयमेंट में सर अपने एम्प्लॉयर के साथ कोई सर गलत बात कर दी, तो सर उसने मुझ पे केस कर लिया, ठीक है ना। सर उस कॉपीराइट डिस्प्यूट, मैंने अपना नाम जो है ना वो सर कॉपीराइट करवा दिया है, फिर भी सामने वाला सेल कर रहा है, मेरा नाम यूज कर रहा है, तो सर ये हिसाब किताब है, ठीक है ना। सर अगर मैं एक स्टेप यहाँ तक रीड कर लें सर, यहाँ तक ना रीड कर लें, यहाँ तक जितना भी पढ़ाया बर्डन ऑफ प्रूफ तक, ये सर रीड कर लें, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कर लेना। सर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब सर मैं आपको बता दूं लेजिस्लेशन क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसको बोला जाता है फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसके अंदर सर प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। जैसे पाकिस्तान एक स्टेट है, उसका जो सर सबसे हेड है उसको बोला जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और सर जिसको और सर एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि इलेक्टेड होता है। उसके अलावा सर एक मजलिस शूरा होती है, मजलिस शूरा नाम, जैसे पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट उसको हम बोलते हैं मजलिस शूरा, ठीक है ना। उसके अलावा सर
एक हमारा प्रेसिडेंट होता है, एक नेशनल असेंबली होती है जिसको लोअर हाउस बोला जाता है, और एक सेनेट होता है जिसको अपर हाउस बोला जाता है। ठीक है ना। सर प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए, किसको होना चाहिए, कौन होता है? सर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट एंड इज कंसीडर अ सिंबल ऑफ यूनिटी। पूरे मुल्क को ये चला रहा होता है। प्रेसिडेंट हमारा मुसलमान होना चाहिए। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है ना। प्रेसिडेंट हमारा 5 साल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट जो होता है सर, वो री इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है। जैसे कि एक दफा रिटायर हो गया, 5 साल पूरे हो गए, ट्रम्प पूरा हो गया, उसके बाद दोबारा बनने के लिए भी वो खड़ा हो सकता है इलेक्शन के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, पर एक प्रेसिडेंट 5 साल बन गया ना, तो सर सेकंड टर्म में भी 5 साल बन गया, मतलब टोटल 10 साल बन गया ना, उसके बाद थर्ड टाइम के लिए नहीं बन सकता। इसका मतलब जो प्रेसिडेंट टू टू कंसेक्टिव टर्म के लिए बन गया, तीसरे टर्म के लिए वो नहीं बन सकता। सर फिर तीसरा टर्म छोड़ के चौथे टर्म में बन सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, फिर चौथे टर्म में वो बन सकता है। ठीक है ना। एक प्रेसिडेंट हमारा जो है ना, वो 5 साल के लिए बन सकता है। 5 साल के बाद दोबारा वो इलेक्शन अगर होती है, रिटायर हो जाता है, दोबारा इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट की, तो दोबारा भी वो बन सकता है। अगर खुद को इलेक्शन में सर वो कैंडिडेट बनाए, अप्लाई करे कि भाई मैं दोबारा प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, और अगर सिलेक्ट हो जाता है, वोट्स मिलेंगे, तो दोबारा बन सकता है। एक प्रेसिडेंट पाकिस्तान का एक टर्म बन सकता है, दूसरा टर्म बन सकता है, तीसरे टर्म नहीं बन सकता। तीसरा कंसेक्टिव नहीं बन सकता, कॉन्सेक्टिव नहीं बन सकता सर। तीसरा टर्म गैप आना जरूरी है। फिर चौथे टर्म में वो बन सकता है, पांचवें टर्म में बन सकता है। तीन कंसेक्टिव टर्म नहीं बन सकता, 2 कंसेक्टिव टर्म बन सकता है। ठीक है। उसके बाद सर आगे आगे आता हूं मैं। सर अब यहाँ पे बात आ रही है कि भाई देखो, द मेजोरिटी पार्टी इन द नेशनल असेंबली यूजुअली नॉमिनेट्स इलेक्ट अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट। अब देखो, हर साल जो इलेक्शन हो रहा होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो एमएनए होते हैं वो सर सिलेक्ट हो जाते हैं। एमएनए सिलेक्ट होते हैं, वो मेंबर नेशनल असेंबली का पार्ट बन जाते हैं। वो क्या करते हैं सर, उनमें से एक बंदा खड़ा होता है जिसको सर जो पार्टी सबसे स्ट्रांग होती है, जैसे इस वक्त जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है सर नेशनल असेंबली के अंदर, जिसको हम लोअर हाउस कह रहे हैं, वो है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कोई बंदा खड़ा हुआ। ठीक है ना। उस बंदे को सर उस वोट दिए गए, और उसमें से आरिफ अलवी साहब हमारे प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो गए। तो सर जैसे कि एमएनए की इलेक्शन हो रही होती है, हर कोई अपने हलके में से इलेक्ट होके आ रहा होता है, और सर वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाता है, और पार्लियामेंट में से कोई एक बंदा खड़ा होता है प्रेसिडेंट के लिए, जिसको सर वोट किया जाता है, उसमें प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है ना। द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट का काम क्या होता है सर? प्रेसिडेंट अप्रूव द स्टेट्यूट्स पास बाय नेशनल असेंबली देयर आफ्टर बाय सेनेट। जैसे कि अगर कोई लॉ है, जैसे कि सर कंपनीज एक्ट, इससे पहले था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। कंपनीज एक्ट क्या है सर? कंपनीज एक्ट एक लॉ है कि हर कंपनी को क्या करना है। कंपनीज एक्ट 2017 क्या है? एक लॉ है। ठीक है ना। एक रूल्स है कि हर कंपनी को क्या क्या करना है, ऑडिट करवाना है, हर कंपनी को डायरेक्टर किस तरीके से होना चाहिए, कंपनी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होगी, ये सारा लॉ है। अब ये सर अप्रूव कैसे हुआ, ये बना कैसे? सबसे पहले ये सर नेशनल असेंबली में आया, वहां पे पार्टीज ने इसको अप्रूव किया। उसके बाद सर सेनेट में आया, फिर सेनेट में इसको अप्रूव किया गया। उसके बाद सर प्रेसिडेंट साइन करेगा, अप्रूव करेगा, तो ये सर कंपनीज एक्ट अब लागू हो गया, अब ये लॉ बन गया। उसी तरीके से कंपनीज एक्ट 2020 आया, तो सर वो भी इसी तरीके से होगा। अभी हुआ नहीं है, वो भी हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है सर, वो मेन बंदा होता है, मेन जो कंट्री को जो लेके चल रहा होता है, वो सर प्राइम मिनिस्टर चल रहा होता है। तो प्राइम मिनिस्टर को जो गाइडेंस दे रहा होता है, वो कौन दे रहा होता है सर? प्रेसिडेंट दे रहा होता है मेन मेन मसलों पे। सर प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? सर प्राइम मिनिस्टर भी जो नेशनल असेंबली में जो नेशनल जो सर जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसको अपॉइंट कौन कर रहा होता है? नॉर्मली सर वो प्रेसिडेंट कर रहा होता है। ठीक है ना। प्रेसिडेंट के बाद हो रहा होता है। और सर आपका जो प्राइम मिनिस्टर हो रहा है ना, वो भी कैसे बनता है? नेशनल असेंबली में जैसे सर जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट्स लेके आ जाती है, उन्हीं में से कोई बंदा खड़ा होता है, और उसको वोट किया जाता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, सर वो आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है ना। सर प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है? जो आपकी पार्लियामेंट होती है ना, जिसको फेडरल कैबिनेट बोला जाता है, पार्लियामेंट। ठीक है ना। जैसे कि सर आपका लोअर हाउस, नेशनल असेंबली, उनमें सबको सर असिस्ट करता है। ठीक है ना। उनमें सर वो क्या कहता है कि आपका ना
बता रहा होता है कि भाई अब हमारी नेशनल असेंबली कैसे चलेगी, क्या करेगी, वो सब कुछ वहां पे ना असिस्टेंस दे रहा होता है। अच्छा सर, प्राइम मिनिस्टर का मेन काम क्या होता है सर? वो प्रेसिडेंट को कहता है कि जितने भी वजीर या अपॉइंट होते हैं ना, वजीर खारजा, डिफेंस मिनिस्टर, सर इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर खजाना, ये सारे जो वजीर होते हैं ना सर, ये कौन अपॉइंट करवा रहा होता है, किसकी एडवाइस पे अपॉइंट किए जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस पे अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है ना। Federal minister are supported by secretaries and other government officer appointed in each department for ensuring that policy formulated by government are acted upon. फेडरल मिनिस्टर कौन होते हैं सर? ये जो पूरा मुल्क है इसको कौन चला रहा है सर? फेडरल चला रहे हैं, ठीक है ना। ये फेडरल गवर्नमेंट है सर। फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है जो अपने वजीर यहाँ पे सर फेडरल मिनिस्टर अपॉइंट कर रहा होता है, ये कौन कर रहा होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहा होता है। तो सर क्यों कर रहा होता है? जैसे कि वो कोई भी पॉलिसी बताएगा कि भाई मुल्क को इस तरीके से लेके चलना है, वो फेडरल मिनिस्टर को बताएगा और फेडरल मिनिस्टर का काम है उस चीज को एक्सरसाइज करवाना। तो सेनेट कौन होता है सर? सेनेट जो होता है वो सर आपका अपर हाउस होता है, ठीक है ना। तो सर और सर इसके अंदर जो 4 प्रोविंस होते हैं उसमें से लोग इलेक्ट होकर सेनेट के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है ना। द सेनेट इज परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्रोविंस विथ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबली। जो प्रोविंशियल असेंबली होती है ना, उनमें से सर मेंबर सिलेक्ट होके इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सर सेनेट के अंदर सिलेक्ट होके आ जाते हैं। यहाँ पे भी पार्टीज अपनी जैसे होती हैं, वो सर अपनी मेजोरिटी बना रही होती है, हुकूमत बना रही होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, एमक्यूएम है, पीएमएलएन है, सर वो क्या करती हैं यहाँ पे अपनी हुकूमत बना रही होती है। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा नुमाइंदे सिलेक्ट होके आगे, वो सर हायर हाउस में, अपर हाउस में, सर हायर हाउस बोलो, अपर हाउस बोलो, सेनेट को दूसरा नाम है, ठीक है ना। द रोल ऑफ सेनेट इज टू प्रोमोट नेशनल कोहेशन एंड हार्मनी एंड to elevate fears of the smaller province regarding domination by any one province because of majority national assembly। सेनेट का काम यही होता है कि भाई देखो, नेशनल असेंबली के जो सीट्स होती है ना, जैसे पंजाब में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो पंजाब की सबसे ज्यादा नेशनल असेंबली में ज्यादा सीट्स है। उसके बाद सिंध की पॉपुलेशन है पाकिस्तान के अंदर, तो सिंध की सबसे ज्यादा सर सीट्स है। उसके बाद सर आपके एनडब्ल्यूएफपी की, खैबर पख्तूनख्वा की, और उसके बाद सर आपके बलूचिस्तान की। लेकिन सेनेट में ऐसे नहीं है, सेनेट में इक्वल सीट्स है, चारों प्रोविंसेस की इक्वल सीट्स है। तो सर अब उसके अंदर हिसाब किताब ये है कि भाई सेनेट जो है ना, उसका उसको बनाए इस वजह से गया है कि भाई वो जो है ना फेयर रिप्रेजेंटेशन कर सके, जैसे प्रोविंसेस को बता सके भाई ऐसे नहीं समझना कि इस प्रोविंस को ज्यादा हक मिल रहा है, चारों प्रोविंस बराबर है, ठीक है ना। उसके बाद देयर आर आल्सो प्रोविंस के साथ साथ दो ऐसे 4 प्रोविंस है, और सर आपके ना दो ऐसी जो है कैपिटल टेरिटरी है, वो कौन सी है सर? जो प्रोविंस से हट के, एक है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, दो ऐसी इस सर आपके ना सिटीज हैं, जो ऐसी आपकी स्टेट्स हैं जो कि ना प्रोविंस के अंदर कवर नहीं हो रही होती, जैसे कि फाटा हो गया, फेडरल फेडरल एडमिनिस्ट्रेटरी टेरिटरी ट्राइबल एरियाज इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है ना। वो ऐसी चीजें जो कि आपके ना प्रोविंस के अंदर कवर नहीं होती, ठीक है ना। सर इसके बाद अब बात ये कि इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना सेनेट के अंदर, वो हर 3 साल में रिटायर होते हैं, लेकिन वो जो सिलेक्ट होते हैं ना, वो 6 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, 6 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। और रिटायर जो होते हैं ना, वो सर 3 साल में हो जाते हैं। जैसे कि 6 साल के लिए मेंबर सिलेक्ट किए गए, उनमें से सर हाफ जो होंगे ना, वो 3 साल में रिटायर हो जाएंगे, फिर हाफ उनको रिप्लेस करेंगे। फिर अब ये फिर ओवरऑल मेंबर्स हो गए। फिर जो सर अब पुराने थे ना, मतलब 6 साल के लिए मेंबर सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन रिटायर्ड 3-3 साल, आधे आधे करके 3-3 साल में हो रहे होते हैं। लेट सपोज सर 120 मेंबर 6 साल के लिए शुरू शुरू में सिलेक्ट किए गए। इसमें तो अब ये होगा कि भाई जो 60 मेंबर है ना, वो पहले पहले शुरू में हुआ होगा, जो 60 मेंबर है ना वो 3 साल में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन 60 मेंबर रहेंगे, ठीक है ना। अब जो बकाया 60 मेंबर है वो 3 साल गुजार चुके हैं लेकिन रिटायर नहीं हुए। अब जो 60 मेंबर रिटायर हो चुके हैं उनकी सीटें खाली हो गई, अब उनकी जगह पे फिर 60 मेंबर 6 साल के लिए अपॉइंट किए गए। अब सर वो 60 मेंबर जो 3 साल गुजार चुके हैं, अब सर उन्होंने मजीद 3 साल गुजार लिए, तो अब उनको फिर रिटायर किया जाएगा। इसी तरीके से हाफ हाफ मेंबर करके 3-3 साल में रिटायर हो रहे होते हैं, उनकी इलेक्शन होती है, फिर सर वो अपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है ना। सेनेट आपका परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, परमानेंट चल रहा होता है, ठीक है ना। सर ये हिसाब किताब है। चेयरमैन ऑफ द सेनेट जो होता है सर, वो क्या होता है सर? वो प्रेसिडेंट के बाद आ रहा होता है, ठीक है ना।
प्रेसिडेंट के बाद आ रहा होता है। जैसे कि प्रेसिडेंट की अगर सीट खाली है तो सर वो कौन कंट्रोल करेगा, वो उसको मैनेज कौन करेगा? सर वो जो है ना, जैसे कि प्रेसिडेंट की सीट कोई वेकेंट हो जाती है, ठीक है ना, किसी भी वजह से प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, प्रेसिडेंट सर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, तो सर वो कौन संभालेगा? सर वो फिलवक्त जो संभालेगा ना, वो आपका सर सेनेट का जो चेयरमैन होगा ना, सर वो संभाल रहा होगा, ठीक है ना, जब तक वो कोई नया प्रेसिडेंट आ जाए। जैसे कि सर जैसे टेक्नो टेक्नो गवर्नमेंट नहीं होती, जैसे कि भाई देखो इलेक्शन पूरी हो गई, जैसे कि इलेक्शन पूरी हो गई, एक एक हुकूमत खत्म हो गई, प्रेसिडेंट अभी रहेगा जब तक हुकूमत नहीं सिलेक्ट हो जाए। लेट्स सपोज प्रेसिडेंट भी रिमूव हो गया, अब प्रेसिडेंट की सीट खाली है, तो मुल्क को कोई चलाने के लिए प्रेसिडेंट तो चाहिए ना, ठीक है ना। एक प्रेसिडेंट ने 5 साल पूरा कर लिया, तो जब तक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट हो तब तक जो सेनेट का चेयरमैन होता है ना, वो सर क्या करता है, जैसे स्पीकर नेशनल असेंबली होता है, वैसे ही सर चेयरमैन होता है सेनेट का। तो सर वो क्या करता है, उसको ना प्रेसिडेंट बना दिया जाता है जब तक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाए, ठीक है ना। उसी तरीके से चेयरमैन कभी अवेलेबल ना हो, चेयरमैन कभी बाहर गया हुआ हो, तो उसकी जगह पे कौन, उसको रिप्लेस करने वाला कौन होगा? डिप्टी चेयरमैन, ठीक है ना। सर ये हिसाब किताब होता है। कोई भी बिल सबसे पहले नेशनल असेंबली में पास होके आएगा, उसके बाद सर किसके अंदर पास होगा? सेनेट के अंदर। सर जब सेनेट के अंदर पास हो जाता है, उसके बाद सर वो प्रेसिडेंट जब उसको अप्रूव करता है तो वो बन जाता है स्टेचू। क्या बन जाता है? स्टेचू। सिवाय सिर्फ और सिर्फ मनी बिल के, जिसको डायरेक्ट प्रेसिडेंट अप्रूव कर रहा होता है। मनी बिल जो होता है डायरेक्ट प्रेसिडेंट अप्रूव कर रहा होता है। सर सेनेट की सीट किस तरीके से होती है? सेनेट की सीट इस तरीके से होती है, 104 सीट्स होती हैं, जिसके अंदर जनरल में से 14 पंजाब की, 14 सिंध की, 14 खैबर पख्तूनख्वा की, 14 बलूचिस्तान की, 8 फाटा की। इस तरीके से सर आपके ना हर प्रोविंस में से सर आपके ना सेनेट की सीट्स हो रही होती हैं। ये वही इसकी ना सर डिफाइन होके आ रही है। मिनॉरिटी में नॉन मुस्लिम्स कवर होते हैं। नेशनल असेंबली का भी सर यही हिसाब किताब है। नेशनल असेंबली जो होती है वो भी सर इलेक्शन होके आ रही होती है। यहाँ पे मेंबर्स वोट देते हैं, 5 साल तक नेशनल असेंबली रहती है। 5 साल के बाद नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। नेशनल असेंबली के अंदर जो मेंबर सिलेक्ट आते हैं, जिनको आवाम सिलेक्ट करती है, उनमें से ही सर स्पीकर बनता है, जो कि 5 साल तक पूरी नेशनल असेंबली को चला रहा होता है, ठीक है ना। उसके बाद सर स्पीकर के बाद सर अगर स्पीकर अवेलेबल ना हो तो डिप्टी स्पीकर होता है, ठीक है ना। और सर नेशनल असेंबली में तीसरा इंपॉर्टेंट बंदा होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। नेशनल असेंबली का मेन काम क्या होता है? सर लॉ बनाना, और सर लॉ की पॉलिसीज बनाना। सर ये सीट्स होती है नेशनल असेंबली की, 342 टोटल सीट्स होती हैं। अब इसके अंदर हुकूमत कौन बना रहा होता है? फेडरल हुकूमत। सर जिसका सर कम से कम 2/3 हो, जैसे जिसका 183, जिसकी 183 क्या हो सर, 183 जिसकी वो रहेगी ना, सीट्स होंगी ना, तो वो क्या करेगा सर, वो जो है आपका इलेक्शन, वो जो है ना आपका हुकूमत बना रहा होगा, वो जो है आपका सर हुकूमत बना रहा होगा। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन मैंने आपको बता दिया है। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बिल एक पास हो रहा होता है। पहले नेशनल असेंबली में जाएगा, उसके बाद अपर हाउस में जाएगा, उसके बाद सर आपका जब वहां से अप्रूव हो जाएगा तो सेनेट में अप्रूव होने के बाद प्रेसिडेंट में बनेगा ये सारा सर। और प्रेसिडेंट को कितना टाइम होता है अप्रूव करने के लिए? जब सेनेट अप्रूव कर दे 10 दिन के अंदर वो अप्रूव करेगा। सर मनी बिल का क्या हिसाब किताब होता है? मनी बिल जब भी पास होता है वो सेनेट के अंदर नहीं जाता। जो बिल नेशनल असेंबली से गया, सेनेट से गया, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया 10 दिन के अंदर, वो बन गया स्टेचू। जो मनी बिल नेशनल असेंबली अप्रूव करती है, उसके बाद डायरेक्ट प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, सेनेट उसको अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है ना। मनी बिल कभी भी सेनेट अप्रूव नहीं करता, डायरेक्ट नेशनल असेंबली करेगी, उसके बाद प्रेसिडेंट कर देगा। ऑर्डिनेंस का क्या हिसाब किताब है सर? अगर किसी वक्त नेशनल असेंबली नहीं है, जैसे कि अभी पीटीआई की हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो सर नेशनल असेंबली नहीं होगी। तो सर अब नेशनल असेंबली होगी नहीं, अगर इस दौरान कोई प्रेसिडेंट साहब को कोई बिल पास करवाना है, कोई लॉ पास करवाना है, तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? डायरेक्ट सर उसको साइन करके उसको लॉ को चला सकते हैं। तो सर वो स्टेचू नहीं बनता, वो ऑर्डिनेंस बन जाता है फॉर द टाइम बिंग। जैसे कि मुशर्रफ ने किया था, ठीक है, कि भाई उस वक्त करंटली कोई नेशनल असेंबली नहीं थी, जैसे
तो सर कोई भी उसने बिल पास किया तो वो ऑर्डिनेंस बन जाता है, जिस वक्त नेशनल असेंबली मौजूद ना हो। सर ऐसे कौन सी सिचुएशन है जब नेशनल असेंबली मौजूद नहीं होती? सर ऐसी ये सिचुएशन है कि हुकूमत डिसॉल्व हो जाए, हुकूमत खत्म हो जाए, जैसे कि पीटीआई चली जाएगी तो जब तक इलेक्शन हो तब तक नेशनल असेंबली इन सेशन नहीं होगी। अगर कोई प्रेसिडेंट ने लॉ बनाना है तो वो खुद से साइन करेगा और वो ऑर्डिनेंस बन जाएगा। सर ये प्रोसेस का एक डायग्राम बन के आ रहा है, इससे आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ तक रीड करें फिर मुझे बताएं तो फिर आगे बढ़े हम। 10 मिनट दे रहा हूँ, यहाँ तक रीड कर ले। मनी बिल मेरा क्या होता है? मनी बिल वो होता है जो कि हर साल जून 30 के बाद मेरा बजट पास हो रहा होता है कि आने वाले साल में डिफेंस का कितना बजट होगा, एजुकेशन का कितना होगा, हेल्थ का कितना होगा। ठीक है ना? जो सर आने वाले साल के, जैसे अभी बजट पेश किया गया 2021 के लिए, और आने वाले साल में विथ होल्डिंग टैक्स क्या होंगे, टैक्स के सेलिब्रेट क्या होंगे, एम्प्लॉयज पे कितना टैक्स लगेगा, गाड़ी सेल करने पे कितना टैक्स लगेगा, घर परचेज करने पे कितना टैक्स लगेगा, ये सारे टैक्सेस जो है ना ये बताए जाते हैं। ठीक है ना सर? अब ये जब पास हो रहा होता है ना तो डायरेक्ट नेशनल असेंबली में पास हो जाता है, जो कि मीडिया में भी इतनी बड़ी स्पीचेस आ रही होती हैं, बजट आ रहा है, बजट जो कोई कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता। ये वो चीज है मनी बिल। ये अप्रूव हो जाता है नेशनल असेंबली में, उसके बाद डायरेक्ट ये प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, उसके बाद नहीं जाता सर आपका, सेनेट के बाद नहीं जाता। सर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर ये होता है कि पार्लियामेंट कह रही होती है, नेशनल असेंबली कह रही होती है, पार्लियामेंट कहती है कि यार पार्लियामेंट के अंदर ना दो हाउस होते हैं, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। सेनेट आपका अपर हाउस और आपका जो है ना मजलिस शूरा इनको बोला जाता है। ठीक है ना? और नेशनल असेंबली आपका लोअर हाउस। अब सर ये हिसाब किताब है, ये कहते हैं कि यार अब हमारे पास ना इतना टाइम तो है नहीं कि हर एक छोटी छोटी बैठ के हर एक एरिया का कानून, हर प्रोविंस का कानून हम बैठ के बनाए। हर प्रोविंस के अंदर अलग अलग बैठ मसले, प्रोविंस वाइज, एरिया वाइज, जिला वाइज, ठीक है ना, हम तालका वाइज बैठ के प्रॉमिस बनाए। तो इन्होंने क्या कर लिया कि भाई डिफरेंट मिनिस्टर्स ना रख दिए, हल्के के बल्दिया का मिनिस्टर, ये सारे चीजें मिनिस्टर सर, प्रोविंशियल मिनिस्टर, उसके बाद नीचे आ जाओ तो सर चीफ मिनिस्टर के नीचे प्रोविंशियल मिनिस्टर, उसके बाद सर आपके बल्दिया के मिनिस्टर, ये सारे जो है ना हल्के के इन्होंने मिनिस्टर रख दिया। अब इनको बोल दिया इनके अंदर ना लेगिस्लेशन, लेगिस्लेशन मतलब कानून बनाने की, कानून साजी करने का इख्तियारात दे दिया उनको ना, एक अथॉरिटी दे दी, जैसे एजेंट को अथॉरिटी दी जाती है कि भाई इस लिमिट तक तू कानून कोई बना सकता है। क्यों दे दिया? क्योंकि अगर हर एक कानून बनाने ये बैठेंगे तो सर जो है ना मुल्क चल नहीं पाएगा। हर कानून को, हर लॉ को अप्रूव होने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, वैसे ही सीधे सीधे लॉ को अप्रूव करने में इतना टाइम लग जाता है, तो इसके अंदर कैसे होगा? तो सर अब हिसाब किताब ये कि इसको बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसके अंदर ये जो पार्लियामेंट होती है वो कंट्रोल दे रही होती है कि भाई छोटे छोटे लॉज जो है ना वो अपने अपने मिनिस्टर, जो सर छोटी छोटी जो बल्दिया के मिनिस्टर या वो मिनिस्टर्स है ना, वो अपने सूबे अपने खुद बना सकते हैं। ठीक है ना? तो सर ये हिसाब किताब होता है। लेकिन अगर किसी मिनिस्टर ने, अगर किसी इदारे ने, सर अगर किसी हल्के ने अपनी अथॉरिटी से ज्यादा एक्सीड करके कोई लॉ बना लिया तो सर वो वॉइड कहलाया जाएगा, वो वॉइड कहलाया जाएगा। लेकिन सर अब इसके अंदर ना नुकसान ये है, ठीक है ना, क्या पार्लियामेंट इसको एग्जामाइन करती है? नहीं सर, पार्लियामेंट इसको एग्जामाइन नहीं करती और जल्दी हो जाता है। ठीक है ना? नुकसान इसके अंदर क्या है? नुकसान इसके अंदर ये है कि भाई देखो, अब इसके अंदर सिर्फ हल्के के मिनिस्टर नहीं बना रहे थे, इसके अंदर ये भी बना रहे होते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, नॉर्मली जो मेन जो होते हैं ना सिविल सर्वेंट्स, जो कि पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, वो सर लॉ बना रहे होते हैं। नॉर्मली छोटे छोटे लॉज वो बना रहे होते हैं पब्लिक सर्वेंट, जैसे सीएसएस पास कमिश्नर जो होते हैं, जैसे कि सर एफबीआर के कमिश्नर हो गए, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ठीक है ना? जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे सिविल सर्वेंट्स बैठे होते हैं ना सर, वो तो कोई नॉन इलेक्टेड बंदे, वो तो हर साल रहेंगे ही रहेंगे। इलेक्टेड बंदे 5 साल आएंगे चले जाएंगे, 4 साल आएंगे चले जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे। तो नुकसान ये है कि सर लॉ वो बना रहा है जो कि सर गवर्नमेंट का सर्वेंट है, जो कि सर सिविल सर्वेंट है, जो कि इलेक्टेड नहीं है। तो सर फिर इलेक्टेड को रखने का फायदा क्या हुआ? आवाम तो वोट देती है इलेक्टेड को कि भाई तुझे हम इलेक्ट कर रहे हैं, तू हमारे लिए लॉ बना। लेकिन सर छोटे छोटे लॉ जब डेलीगेट किए जाते हैं ना, बड़े लॉ तो वो बनाते हैं इलेक्टेड, छोटे छोटे लॉ जब डेलीगेट किए जाते हैं ना तो ब्यूरोक्रेट्स बना रहे होते हैं, फिर वो इलेक्टेड नहीं बना रहे होते, तो सर उनका फिर फायदा नहीं हो पाता है इतना। ठीक है ना? ये इनका नुकसान है। तो सर इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है?